हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो कि सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपीएससी दें, यूपीपीसीएस दें या कोई भी स्टेट पीसीएस दें, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैं फैक्ट्स इसमें बताऊंगी वो आपके वनडे एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, ठीक है, बिना किसी देरी के। आपके स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करना है, जिसमें एक साइड पे सीमा रेखा दी हुई है और दूसरे साइड पे क्या वो दिया हुआ है, संबंधित देश दिए हुए हैं। सबसे पहले तो हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी पोलैंड के बीच है, और 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच है, ये भी हमारा करेक्ट है। और 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको के बीच नहीं, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है। किसके? कनाडा के बीच। तो पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। थार का जो मरुस्थल होता है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, सही है। यह विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल नहीं है, बल्कि ये 17th सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं कि ला नीना एल नीनो से कैसे भिन्न है, ठीक है। ला नीना जो है एल नीनो से कैसे भिन्न है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ला नीना विषुवतीय हिंद महासागर में आता ही नहीं है, ये तो आता है प्रशांत महासागर में। कहाँ आता है? प्रशांत महासागर में। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ऑलरेडी रॉन्ग हो जाएगा। फिर है एल नीनो भारत के दक्षिण पश्चिमी मानसून में प्रतिकूल प्रभाव डालता है, किंतु ला नीना जो है मानसूनी जलवायु पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता। कोई भी प्रभाव नहीं है तो बहुत ही एक्सट्रीम है, तो ये तो बहुत रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि कर्क रेखा मकर रेखा पर लवणता की मात्रा ज़्यादा होती है। और देखिए ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, यहाँ लवणता की मात्रा क्या है, ज़्यादा मात्रा में है। और ये हमारा विषुवत रेखा यहाँ कम है, क्योंकि विषुवत रेखा में हमारा बारिश हो जाती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो इसलिए लवणता कम है। यहाँ बारिश बहुत ही कम होती है, इसलिए लवणता क्या है, सर्वाधिक मात्रा में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं कि तापमान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्षोभ मंडल में तापमान जो है 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की औसत दर से ऊंचाई के साथ क्या है, घटता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्षोभ मंडल में घटता है, डिक्रीज होता है टेम्परेचर क्षोभ मंडल में। ये याद रखिएगा कि क्षोभ मंडल में जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है। फिर हमारा है ज्वालामुखी घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो आइए देख लेते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले धूल कण एरोसोल वायुमंडल में एक चादर जैसा आवरण बना देते हैं, ये सही है। और फिर उपोत्पाद के रूप में निकली सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचकर अम्लीय वर्षा का कारण बनती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट। फिर आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम, जिसमें एक साइड पे आर्थिक क्रिया एवं कृषि प्रदेश दिए हुए हैं और दूसरे साइड पे हमारा देश दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसे मैच कर लेते हैं। देखिए जो यहाँ बोल रहा है कि वाणिज्यिक दूध उत्पादन, दूध उत्पादन जो हो जाएगा उसमें सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं ना उत्पादन, तो दूध उत्पादन हमारा सबसे ज़्यादा हो जाएगा डेनमार्क में। फिर है अन्न उत्पादन, अन्न उत्पादन अर्जेंटीना में हो जाएगा। बागानी कृषि मलेशिया में हो जाएगा। फल उत्पादन फ्रांस में हो जाएगा। फल, फ से फल और फ से फ्रांस। निमोनिक्स के लिए भी याद हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा फल जो होता है विश्व में वो होता है फ्रांस में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अरल सागर किसके बीच स्थित है, तो अरल सागर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच है। फिर हाल के समाचारों में रहे इस्माइल हानिया का संबंध किस से है, ठीक है। इस्माइल हानिया, इस्माइल हानिया क्या है बताइए। बिल्कुल सही, फिलिस्तीन के हमास संगठन का प्रमुख जो है इस्माइल हानिया है, फिलिस्तीन के हमास संगठन का प्रमुख। फिर अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्रियों के सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत ने की थी। फिर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय प्रशिक्षु संवर्धन योजना 2.0 पोर्टल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन भारत के निम्नलिखित में से किन दो राज्यों में किया गया है, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा राजस्थान एवं तमिलनाडु। फिर देखिए
विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में जारी किए गए यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 39वां। फिर बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन 2024 का मेजबान निम्नलिखित में से कौन सा देश है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत। फिर हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन शेहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो प्राप्त किया। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुश्ती। फिर देखिए विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर की जो खोज है वो निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुर्की ने। फिर उड़ीसा के कालाहांडी कोरापुट जिला भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो ये जो हो जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर यह मुख्य रूप से टर्शियरी काल की संरचनाओं में पाया जाता है। ये भी करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो। फिर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। फिर देखिए हमारा निम्नलिखित में से किस देश में लौह अयस्क का सर्वाधिक संचित भंडार है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सबसे पहले सूती वस्त्र केंद्र दिए हुए हैं और उसके सामने ही उसके स्टेट दिए हुए हैं। जैसे देखिए भिलवाड़ा राजस्थान, ठीक है, ये क्या है हमारा सही है। फिर दूसरा हमारा दिया हुआ है सांगली महाराष्ट्र, सही है। फिर है फंगवाड़ा पंजाब, सही है। फिर है हिसार, हिसार जो है वो मध्य प्रदेश, हिसार मध्य प्रदेश में नहीं है। हिसार जो है हमारा कहाँ है बताइए? बिल्कुल सही, हरियाणा में है। ये हिसार कहाँ है हमारा? हरियाणा में है। नोट कर लीजिए इसको कि हिसार कहाँ है, सूती वस्त्र केंद्र है हिसार, हिसार है हमारा हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं। फिर देवा मलाज खंड तांबा तांबा उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह मध्य प्रदेश में मलाज खंड। फिर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता उत्पादन के लिए हमारा जो राजस्थान है वो प्रसिद्ध है। फिर अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत विश्व भर में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। 2020 से लेकर 2023 तक दालों के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई है। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर दालें केवल खरीफ की फसल में उगाई जाती है, ये रॉन्ग है। और तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर लिखा है विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन कहाँ होता है? तो ये तो हमें पता है कि ब्राजील में होता है। वर्तमान में विश्व का सर्वाधिक सोना उत्पादन देश कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना। वर्तमान में विश्व का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश जो है वो हमारा हो जाएगा बी चाइना। सोना भी सबसे ज़्यादा हमारा पाया जाता है कहाँ? बिल्कुल सही, चाइना में। और उसके बाद हमारा जो वर्तमान में विश्व का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश भी कहाँ है? चाइना है, ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है कि निम्नलिखित में से कौन कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादक देश है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कजाकिस्तान। फिर देखिए कि 33वें पेरिस ओलंपिक सम्मेलन के बारे में यहाँ 3 कथन दिए हुए हैं। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए दिया हुआ है कि उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा थे। क्या ये सही है बताइए? ध्वजवाहक कौन थी? पीवी संधू और शरद कमल थे पेरिस ओलंपिक जब हुआ था, ना कि नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे रॉन्ग हो जाएगा। फिर भारत सेफ डी मिशन के तहत गगन नारंग थे, सही है। फिर प्रसिद्ध तैराक लियोन मार्चैंड ने इस ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीता है, ये भी सही है। भारत के कुल 117 एथलीट ने इस ओलंपिक में भाग लिया था, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रीति सूदन को। फिर एआई चैटबॉट सेवा जो है लॉन्च की गई है किसके द्वारा? तो ये लॉन्च की गई है सेबी के द्वारा। फिर भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहले महानिदेशक बनने वाली महिला अधिकारी कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साधना सक्सेना नायर। हाल ही में कॉमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा श्रीलंका। फिर देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम अराकू अरेबिका कॉफ़ी की चर्चा की थी। ये अराकू अरेबिका कॉफ़ी किस राज्य से संबंधित है? तो ये हमारा संबंधित है आंध्र प्रदेश से। हाल ही में दिवंगत यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम से है। फिर अगला क्वेश्चन है
है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश ने क्या किया है, सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया है। तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर किस देश का सम्मान है? तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर बी, फिजी का। फिर है हाल ही में विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस देश के मोनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। फिर हो जाएगा हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ एंटी सबमरीन हथियार सोनोबॉय एवं उसके संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ उदार शक्ति सैन्य अभ्यास में भाग लिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलेशिया। फिर हाल ही में पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंदराजन पद्मनाभन को। इन्हें हाल ही में पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया। हाल ही में रिम पैक 2024 में किस जहाज ने नौसेना गन फायर सहायता प्रतियोगिता और रेडियो ट्रॉफी जीती है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, INS शिवालिक। फिर आप देख सकते हैं कि हाल ही में प्रकाशित कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक कौन है? तो कॉल ऑफ द गिर जो है वो परिमल नाथ वानी की पुस्तक है। फिर देखिए कि सौरमंडल उत्पत्ति के लिए निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना का प्रारंभ एक विस्तृत लगभग गोलाकार धीरे धीरे घूमने वाली विस्तारक निहारिका के रूप में माना जा सकता है। सही है। घूर्णक और विस्तारक के परिणाम स्वरूप केंद्र में संकेंद्रित पदार्थ के साथ एक बिंब बनता है, ये भी सही है। फिर लिखा है आदि सूर्य या प्रोटोसन के निर्माण के साथ साथ विस्तार जारी रहता है और पदार्थ के वलय पीछे छूट जाते हैं, ये भी हमारा करेक्ट है। फिर है वलयों में विद्यमान पदार्थ संघनित हो जाते हैं और ग्रहों का निर्माण करते हैं जो सूर्य के चारों ओर कक्षाओं की परिक्रमा करते हैं। तो इसके जो सभी कथन है वो सही है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं यदि न्यूजीलैंड में 31 दिसंबर 2023 है, उसी समय हवाई द्वीप और अलास्का में कौन सी तारीख होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों की तारीख 30 दिसंबर 2023 है। फिर है ओलो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बोल रहा है, ठीक है, ओलो। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला तो ये हो जाएगा कि इनका निर्माण सामान्यतः मानसून के मौसम में होता है। ये ओलो के बारे में सही नहीं है क्योंकि हमें पता है ओलो का निर्माण मुख्य रूप से मानसून में नहीं होता, आमतौर पर गर्मियों और वसंत के मौसम में होता है, ठीक है। ओलो के बनने के लिए गर्म और नम दोनों ही मौसम का मेल होना ज़रूरी है। बाकी सही है कि जो ओले होते हैं वो घने कपासी वर्षा मेघ से संबंधित होते हैं। वर्षा जो अपेक्षाकृत उष्ण ऊपरी परत में होती है वह निचली आधे जमे हुए परत पर छोटे बर्फ के टुकड़ों या ओलों के रूप में ठोस हो जाती है, सही है। ओलों में बर्फ की कई संकेंद्री परतें होती है, ये भी सही है। फिर सिंगरेनी कोलरियाज कंपनी लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि अब इसने तापीय और सौर ऊर्जा उत्पादन, खुली खदानों में विस्फोटक निर्माण एवं परामर्श कार्य जैसे विविध क्षेत्रों में क्या किया, विस्तार कर लिया है। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से अलग करती है, क्रस्ट एवं मेटल को पृथक करती है, मेंटल को क्रोड से विभाजित करती है, ऊपरी मेटल को निचले मेंटल से क्या करती है, अलग करती है। और दिया हुआ कोनराड असंबद्धता, मोह असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता, रेपेटी असंबद्धता, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो ऊपरी क्रस्ट को जो निचले क्रस्ट से अलग करती है वो कोनराड असंबद्धता होती है, सही है। फिर है क्रस्ट और मेटल को पृथक करती है जो वो मोह असंबद्धता होती है, ठीक है। क्रस्ट को निचले क्रस्ट है कोनराड, क्रस्ट को मेटल से, मोह असंबद्धता, मेटल को क्रोड से, गुटेनबर्ग। क्रस्ट मेटल मोह और गुटेनबर्ग तो आपको एकदम याद ही होना चाहिए। बाकी ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से कोनराड बताया और ऊपरी मेटल को निचले मेटल से रेपेटी बताया, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है। तो देखिए सबसे पहले तो ये हिंद महासागर के किनारे स्थित है, ये गलत हो जाएगा। फिर है यहाँ सर्दियों के माह दिसंबर और जनवरी में होते हैं, ये भी हमारा रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दिया हुआ है कथन दिया हुआ है कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। फिर हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। तो ये दोनों ही सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। देखिए इसमें बोल रहा है कि
निम्नलिखित में से किन देशों से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो मकर रेखा जो नहीं गुजरती है वो भूमध्य रेखा देखिए गिनी से और रवांडा से नहीं गुजरती है। बाकी मकर रेखा मेडागास्कर से, मोज़ाम्बिक से, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया से गुजरती है। तो दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से क्या होती है? गुजरती है, गुजरती है, ठीक है। ये हमारा सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ नहीं गुजरती है तो पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।